कंक्रीट एक हेट्रोजीनियस मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना एक चैलेंज है एंड साइट पे कंडीशंस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव टूल, रिबाउंड हैमर। द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ हाउ टू यूज इट। लोग इसे उठाते हैं, ठोक देते हैं, नंबर को देखते हैं एंड खुश हो जाते हैं कि नंबर अच्छा आ गया एंड हमारा स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, बट एक्चुअल में इसे यूज करना थोड़ा डिफरेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके रीडिंग्स का क्या मतलब है एंड CPWD के हिसाब से इसके रीडिंग्स लीगली कितने बाइंडिंग है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो मोर अबाउट रिबाउंड हैमर। For those who are new here, I am Manas De, a civil engineer since 12 years, an IAS officer, and in this channel, we bring stuff related to civil engineering. Rebound hammer को हम skimmed hammer भी बोलते हैं, and it works on the principle of rebound. इसमें एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होता है जो कंक्रीट सरफेस के अगेंस्ट में स्ट्राइक करता है एंड एक रीडिंग देता है, जो रीडिंग कैलिब्रेट किया हुआ रहता है आपके एक्चुअल कंक्रीट वैल्यूज़ के ऊपर एंड उससे हमें स्ट्रेंथ मिलता है कि कितना हमारा साइट पे कंक्रीट का स्ट्रेंथ आया हुआ है। Now, इसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल विद अ हैमर। मेरे पास हाथ में एक हैमर है एंड नाउ इफ आई स्ट्राइक द हैमर अगेंस्ट द ग्राउंड यू कैन सी देयर इज नो रिबाउंड अवेलेबल। नाउ हमारे पास एक कंक्रीट सरफेस है जो कि M30 ग्रेड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है एंड इसके ऊपर अगर हम इस हैमर को हैमर करते हैं वी गेट अ रीबाउंड। सो दिस रीबाउंड इज हैपनिंग बिकॉज इट हैज़ गॉट स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में आप रिबाउंड वैल्यू मिलता है हमें। On the same principle, the rebound hammer works. So, जितनी ज़्यादा हार्डनेस उतना ही ज़्यादा हमें रिबाउंड वैल्यू मिलता है एंड इस रिबाउंड वैल्यू को हम कैलिब्रेट करके रखते हैं। हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा रहता है जिस पे हम कैलिब्रेटेड रहता है और हम कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ को कोरिलेट कर पाते हैं। Now, one thing to note here is that जो रिबाउंड हैमर में हम रिबाउंड के लिए इम्पैक्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ अ लो इम्पैक्ट, अराउंड 2.2 न्यूटन मीटर का इम्पैक्ट यूज़ करते हैं एंड दैट्स वाई हम सिर्फ सरफेस हार्डनेस को ही मेजर कर सकते हैं। कंक्रीट के अंदर का हार्डनेस कितना है ये हम इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट यूज करते हैं। इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर नाउ लेट अस फोकस ऑन रिबाउंड हैमर। नाउ फॉर ऑल द गीक्स आउट देयर, IS कोड रिलेवेंट फॉर रिबाउंड हैमर टेस्ट इज 13311 पार्ट 2 एंड अगर आपको इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ने में तो आप पढ़ लो। हालांकि अगर आप एक प्रैक्टिकल इंजीनियर हो जिसको इंटरेस्ट नहीं है इस बोरिंग से IS कोड को पढ़ने के लिए तो स्टे विद मी टिल द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो जहाँ पे हम एक्चुअली आपको रिबाउंड हैमर का टेस्ट करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि इसको कैसे करते हैं साइट पे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द रिबाउंड हैमर डेमोन्स्ट्रेशन समझते हैं कि रिबाउंड हैमर करते कब हैं। अगर आपका क्यूब टेस्ट फेल हो रहा है या नहीं तो आपके क्यूब टेस्ट में डाउट है, कंक्रीट प्लेसमेंट में ही आपको डाउट हो गया, अगर इस तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं तो आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हो साइट पे एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बहुत से तरीके होते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, कोर टेस्ट होता है, रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, बट आउट ऑफ ऑल दोज टेस्ट रिबाउंड हैमर टेस्ट इज द ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट टेस्ट एंड इसीलिए सबसे पहले हम रिबाउंड हैमर करते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे साइट्स पे हम इन जनरल हर जगह पे विदिन 2-3 डेज ऑफ कॉन्क्रीटिंग रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। 7th डे में भी एक बार रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। रिबाउंड हैमर को करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सरफेस प्रिपरेशन। इसके लिए हमें एक लेवल एंड स्मूथ सरफेस चाहिए। अगर आपका सरफेस रफ, कार्बोनेटेड या पोरस सरफेस है तो आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि ये जो रफ कार्बोनेटेड सरफेस है ये आपके रिबाउंड हैमर की जो इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ से कम वैल्यूज़ देने लगती है। तो अगर आपका सरफेस रफ है तो सरफेस को पहले ग्राइंड करो, सरफेस को स्मूथ करो एंड देन उसके ऊपर ही आपको रिबाउंड हैमर का टेस्ट करना है। एक और डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है इसकी ट्रैवल्ड एंड मोल्डेड फेस के ऊपर रिबाउंड हैमर्स की जो वैल्यूज होते हैं उसको आपको सेपरेट लेने होते हैं बिकॉज दे गिव डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज। नाउ ट्रैवल्ड सरफेस वो सरफेस होता है जो आपको शटरिंग करने के बाद निकलता है एंड मोल्डेड सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे आप फिनिशिंग करते हो। कुछ आपका हनीकम्ब आ गया या फिर कुछ आपका वहाँ पे आपने ग्राउटिंग करा है तो वहाँ पे आप फिनिश सरफेस बनाते हो, उस तरह के सरफेस पे आपको सेपरेट रिबाउंड हैमर का वैल्यूज लेना होता है। ओके, बिफोर वी प्रोसीड फॉर रिबाउंड हैमर डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले ये समझते हैं कि रिबाउंड हैमर का जो डेटा है उसे हम रीड कैसे करते हैं एंड उसे रीड करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ रहता है एंड इस ग्राफ में 3 कर्व्स दिखते हैं। आइए समझते हैं कि इन कर्व्स का मतलब क्या है। सो द 3 कर्व्स आर देयर इन दिस रिबाउंड हैमर कैलिब्रेशन कर्व। The x-axis is showing the rebound values and the y-axis is showing the compressive strength, and there are 3 curves on corresponding to it. As you can see, if the rebound hammer is placed horizontally then we take the mid curve. If it is placed vertically downward
then we take the lower curve, and if it is placed vertically upward, we take the upward curve. So you can see the rebound spring here, and जब हमने इसको पूरी तरह से calibrate कर रखा है, the red line is at 0 level. So wherever we will impact it, the rebound value will be shown here. और रिबाउंड हैमर टेस्ट को करने से पहले आपको सरफेस को प्रिपेयर करना है, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, कार्बोनेशन को हटाना है, एंड उसके बाद हम एक प्री डिफाइंड मैप ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हमें रिबाउंड टेस्ट को करना है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी ही देर में बात करने वाला हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिबाउंड हैमर टेस्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉलम सरफेस है दैट्स अ वर्टिकल सरफेस, एंड ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिबाउंड आएगा that should be exactly perpendicular to this vertical surface. If there is a slab or it's a beam, तो वहाँ पे आपका rebound hammer जो है वो vertically upward जाएगा। Nevertheless, हमें ये ध्यान रखना है कि जिस surface के against में हम कर रहे हैं उससे perpendicular ही आपको rebound hammer को रखना है। Now we will perform the rebound hammer test here. रिबाउंड हैमर टेस्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एक पॉइंट पे ओनली वन टाइम आपको रीडिंग लेना है, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। सेकेंडली, मिनिमम 12 रीडिंग्स आपको लेने हैं, एंड हर बार जो रीडिंग आप लेते हो उसको आपको नोट डाउन करना है, एंड जो एवरेज रीडिंग आएगा दैट विल बी योर रिबाउंड हैमर वैल्यू। नाउ वी हैव गॉट एवरेज रिबाउंड वैल्यू ऑफ 44.5। नाउ एक्स एक्सिस में रिबाउंड वैल्यूज दिए हुए होते हैं हमारे पास, सो इफ यू गो टू 44.5 अप्रॉक्सीमेटली हियर, एंड हमने हमारे हैमर को हॉरिजॉन्टली रखा था, सो वी विल फॉलो द सेकंड कर्व। सो 44.5 इज हियर, एंड इफ वी गो टू द सेकंड कर्व corresponding to this, the strength is 50. So compressive strength as per rebound value what we are getting is 50 megapascal. Now rebound hammer को करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट जिस पे भी आप कर रहे हो उस मेंबर की जो थिकनेस है वो मिनिमम 100 mm होनी चाहिए। अगर लेस देन 100 mm का थिकनेस है तो रिबाउंड हैमर के जो वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट नहीं आते हैं, एंड आपको रॉन्ग वैल्यूज़ मिलते हैं, बिकॉज कॉन्क्रीट के सरफेस के पीछे इनफ सपोर्ट नहीं मिलता है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना होता है, अभी मैंने बताया भी कि पोजीशनिंग ऑफ हैमर इज क्रूशियल। कई बार बीम जो साइड पे होता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ सर्टेन हाइट लिमिटेशंस हो सकता है कि आप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिबाउंड हैमर को नहीं लगा पाओ। इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी आपका इंक्लिनेशन है उसके लिए आपको एंगल करेक्शन फैक्टर भी लेना पड़ता है। वो आपके रिबाउंड हैमर जो आप खरीदते हो उसमें करेक्शन फैक्टर दिया हुआ रहता है, उसको फैक्टर इन करना पड़ता है। नेक्स्ट, अभी आपने देखा भी कि जो रीडिंग्स हमने लिए हैं वो 12 लिए थे। तो मिनिमम 12 रीडिंग्स आपको लेने ही लेने होते हैं, और उसका एवरेज निकाल के ही आपको रिबाउंड हैमर का वैल्यू मिलता है। एंड ये जो रीडिंग्स आप लेते हो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स पे लेने होते हैं, एंड ईच पॉइंट शुड बी सेपरेटेड बाय द अदर बाय मिनिमम 20 mm गैप। मिनिमम 20 mm का गैप होना चाहिए, एंड कॉर्नर से भी 20 mm कम से कम छोड़ के आपको करना है, क्योंकि कॉर्नर पे स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है एंड आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो स्ट्रेंथ के रिबाउंड वैल्यूज़ है वो एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं। सो अभी आपने देखा भी, मैंने जहाँ यहाँ पे रिबाउंड हैमर टेस्ट किए वो हमने मार्क कर दिए थे, एंड ऑल ऑफ देम आर 20 mm अपार्ट। ना रिबाउंड टेस्ट हमने कर लिया ना, अब समझते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। ये तो ज़रूरी नहीं ना कि जो आपका रिबाउंड एक्चुअल आना चाहिए रिबाउंड वैल्यू वही आए, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। CPWD जो स्पेसिफाई करता है वो ये है कि जनरली 25% अबव द रिकमेंडेड वैल्यूज़ के जो वैल्यूज़ होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज गुड। सपोज करते हैं कि आपका रिबाउंड वैल्यू जो है वो आना चाहिए 40, एंड आपको उसमें 25% एक्स्ट्रा रिबाउंड वैल्यू मिल रहा है, अप टू दैट पॉइंट इट इज़ गुड। Beyond that, it is considered excellent. Up to 75% of recommended rebound value को हम satisfactory मानेंगे, and 75% से नीचे तक का अगर rebound value आ रहा है तो वो particular concrete structure reject माना जाएगा। You have to dismantle the structure, and that's why it is very important कि rebound के test को आप within 3 या 7 days आप कर लो, ताकि आपका साइट पे अगर डिसमेंटलिंग करना भी है तो इट डजंट गेट डिलेड, और आपका जो पूरा वर्क प्रोसेस है वो डिले ना हो। Alright, now we have already understood the rebound hammer test, इसके क्या limitations हैं, acceptance criteria क्या है, and all those things. But क्या ये rebound hammer test हर जगह पे uniform results देगा? क्योंकि concrete एक heterogeneous mix है, तो क्या concrete के different components के साथ साथ इस rebound की values जो है ये vary करती है? आइए जानते हैं next section में। Rebound hammer कई सारे factors के ऊपर depend करता है। ये डिपेंड करता है कि सीमेंट टाइप कैसा है। जनरली हमारा जो रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है वो ओपीसी के लिए
कैलिब्रेटेड रहता है। अगर आप स्लैग सीमेंट यूज़ कर रहे हो या पीपीसी सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो रिबाउंड के जो वैल्यूज़ होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट आते हैं। सिमिलरली एग्रीगेट्स, आपके जो हार्ड क्रस्ट एग्रीगेट्स होंगे अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो रिबाउंड वैल्यू विल बी हायर एज कम्पेयर टू द सॉफ्ट एग्रीगेट्स। सरफेस कंडीशन अगेन प्लेज ए बिग रोल। अगर सरफेस कंडीशन मॉइस्ट है तो रिबाउंड हैमर की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी एज कम्पेयर टू दैट जब हम ड्राई कंडीशन में टेस्ट करेंगे। रिकमेंडेड है कि आपका जो सरफेस है वो ड्राई होना चाहिए, एटलीस्ट सरफेस सैचुरेटेड ड्राई तो होना ही चाहिए बिफोर यू डू द रिबाउंड हैमर टेस्ट। देन एज फैक्टर, एज ऑफ कंक्रीट से भी आपका रिबाउंड वैल्यू वेरी करता है। 3 दिन से 3 महीने के बीच में कोई भी एज इफेक्ट को हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, लेकिन 3 महीने के पुरानी कंक्रीट अगर है तो उसमें कार्बोनेशन शुरू हो जाती है, सरफेस हार्ड हो जाती है, रीडिंग ज़्यादा आती है पर एक्चुअल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है। इसलिए ओल्ड स्ट्रक्चर्स पे रिबाउंड टेस्ट करना नॉट रिकमेंडेड। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि थिन सेक्शंस या हॉलो सेक्शंस पे रिबाउंड हैमर इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो थिन सेक्शंस होगा या हॉलो सेक्शंस होगा वहाँ पे इम्पैक्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। रिबाउंड इम्पैक्ट जो है आपका सरफेस के ऊपर वो उतना नहीं मिलता है एंड आपको एक्यूरेट वैल्यूज नहीं मिलते हैं। रिबाउंड हैमर टेस्ट तो आपने साइट पे कर लिया, बट इसकी यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल यूज तभी आपको मायने रखेंगी जब आप इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो। आपके सारे के सारे मेंबर्स अगर सक्सेस भी हो जाते हैं या कुछ मेंबर्स आपके फेल होते हैं, उसको डिसमेंटल करके आपने फिर से कर दिया, तब भी रिबाउंड हैमर वैल्यू की जो यूटिलिटी है एक्चुअल में दिखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो, एक रजिस्टर बनाओ जहाँ पे आपकी जो एजेंसी काम कर रही है एंड जो आपका जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, दे शुड रेगुलरली साइन ओवर एट। अगर आपके कोई क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है प्राइवेट सेक्टर में, ही शुड साइन ओवर इट सो दैट यू कीप अ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द साइट कि हाँ हमने रिबाउंड हैमर किया और हमें कितने वैल्यूज़ मिले। दिस विल ऑल्सो गाइड यू इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कि आपको रिबाउंड हैमर वैल्यूज़ कितने मिलने चाहिए। So that's it for rebound hammer test. I hope this video would have added some value to your career, to your knowledge. And अगर इस तरह का कुछ भी small addition भी आपके knowledge में इस वीडियो के थ्रू हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शंस, योर लाइक्स, योर शेयर्स आर द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर्स विच कीप्स मी गोइंग टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।